प्रिय भैया बहनों, मैं सुदर्शन सोनी उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 6 की विषय हिंदी का क्लास लेकर के। और अभी टेस्टों से पहले हमने जो आदर्श व्याकरण जो हमारी पुस्तक है, व्याकरण वाली जो पुस्तक है, आदर्श व्याकरण प्रवेशिका भाग 1, ये पुस्तक है ना आपके पास, उस पुस्तक के 4 पाठ हमने कर लिए थे। तो आज हम 5वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपके पाठ का नाम है संज्ञा। और संज्ञा तो आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, कक्षा तृतीय से लेके, तो आपको आती ही है संज्ञा, लेकिन फिर भी हम और इसका दोहरान करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 5, संज्ञा। द्वितीय अध्याय में शब्द विचार पाठांतर्गत गिनाए गए विकारी शब्दों में संज्ञा प्रथम है। सामान्य रूप से संज्ञा को सीमा में बांधना कठिन है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ज्ञानेंद्रियों से किया जा सकता है, वह सब कुछ संज्ञा है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा का क्षेत्र अति विस्तृत है, इसे सीमा में बांधना अति कठिन है। तो भी व्याकरणों ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी प्राणी यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा इसमें ये बोला हुआ है कि संज्ञा कोई भी सीमा में नहीं उसको बांध सकते, ये होती है संज्ञा। क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ है ना, जिस चीज़ का भी नाम है, वो सब संज्ञा होती है। और आप सोचो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं कि जिसका कोई ना कोई नाम नहीं हो। तो जिसका भी नाम होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? हमारी आँख, नाक, कान, ये सब ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिनसे हम कोई भी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, सूंघ करके, हाथ छू करके, देख करके। तो वो सब संज्ञा होती है। यानी कि संज्ञा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि किसी भी प्राणी यानी कि कोई भी व्यक्ति, प्राणी का मतलब होता है जो भी सांस लेते हैं, व्यक्ति का मतलब यहाँ पे वही है, व्यक्ति का मतलब आदमी नहीं है ना। और कोई भी स्थान और कोई भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा आप सबने रट्टा मारा हुआ है। यहाँ कोष्ठक में मुद्रित व्यक्ति शब्द परिभाषा में जहाँ भी प्रयुक्त होता है, वहाँ इसका अर्थ केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होकर संपूर्ण प्राणी जगत तक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति का मतलब यहाँ पे प्राणी है, जो भी सांस लेते हैं। अब परिभाषा में उल्लेखित प्राणी, वस्तु और स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के रूप में। सामान्य प्राणु, सामान्य वस्तु और सामान्य स्थान के रूप में। फिर है समुदाय या समूह के रूप में। और फिर है द्रव्य या पदार्थ के रूप में। और इसके अतिरिक्त भाव भी शेष रह जाता है। इसी आधार पर संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हमने 5वीं तक कहना संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हम कक्षा 6 में अब इसके 2 भेदों का और अध्ययन करेंगे। तो इसके अब 5 भेद हो गए। ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर डायग्राम बना हुआ है। संज्ञा यानी कि एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष प्राणी हो, जैसे राम है विशेष प्राणी, नाम लिया ना, मोहन। अब अगर किसी भी लड़कों का नाम ले दे, ऐसे बोल दे लड़के, तो फिर वो जातिवाचक हो जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक यानी कि किसी का व्यक्तिगत नाम लेते हैं। उसी तरह नीलगाय, चेतक, हवेल मछली, तो मछली है ना, मछलियाँ तो बहुत है, लेकिन एक हवेल का नाम लिया स्पेशल, तो जिसका नाम विशेष लेते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह विशेष स्थान होता है। अब स्थान तो बहुत सारे होते हैं, जैसे लाल किला, अब ये विशेष है ना। मुंबई, जोधपुर, सूरतगढ़, केशव क्रीड़ांगन। अब केशव क्रीड़ांगन का मतलब है, केशव एक ग्राउंड का नाम है, क्रीड़ांगन ग्राउंड को कहते हैं ना, जहाँ पे खेलते हैं बच्चे। तो अगर सिर्फ क्रीड़ांगन लिखा होता तो फिर तो और बहुत सारे मैदान हो जाते, तो वो जातिवाचक हो जाता है। ये विशेष है तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। उसी तरह विशेष वस्तुएं हैं, रामायण है, गीता, लंगड़ा, आम, पोलर, पंखा, टैक्स लाती हुई आदि, ये सब व्यक्तिगत है ना, तो उनको विशेष वस्तुओं में गिना जाता है। उपरोक्त सभी शब्द क्रमशः विशेष प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराते हैं, अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिन प्राणीबोधक, स्थानबोधक और वस्तुबोधक शब्दों से किसी विशेष का ज्ञान न होकर इनकी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो तो व्यक्तिगत हो गया ना, एक चीज़ का नाम लिया। अब इसमें क्या है कि जातिवाचक हो गया। जातिवाचक मतलब पूरी जाति का नाम लेना।
जैसे सामान्य प्राणी है, जैसे पशु बोला मैंने, तो इसमें पशु का मतलब सारे पशु हो गए, गाय भी, भैंस भी, बैल भी, है ना, ऐसे सब पशु हो गए। पक्षी का मतलब एक तोता नहीं है, सिर्फ सारे पक्षी हो गए, तो पूरी जाति, इसलिए ये जातिवाचक हो गया। उसी तरह सामान्य स्थान है तो मैदान, अब जैसे इसमें आ गया ना मैदान, तो सारे मैदान आ गए तो ये जाति। उसी तरह सामान्य वस्तुएं, फल फूल, तो ये सामान्य वस्तुएं हैं, है ना, तो ये इन पूरी जाति का नाम लिया, एक फल का नाम नहीं लिया, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गए। उपयुक्त सभी शब्द सामान्य प्राणियों, सामान्य स्थानों और सामान्य वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, अर्थात इनसे इनकी जाति का बोध होता है, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा आ गया जिसमें पूरी जाति का पता चलता हो। फिर है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक व समुदायवाचक सभी प्रकार के संज्ञा भेदों में आने वाले संज्ञा शब्दों के जो भाव होते हैं, दशा होती है, अवस्था होती है, गुण होता है, स्वाद होता है, जिन शब्दों से प्रकट होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? जिनमें भाव हो, दशा हो, अवस्था हो, गुण हो, स्वाद हो। जैसे ये लिखा हुआ बचपन है ना, तो ये दशा है। उसी तरह बुढ़ापा है, ये भी मनुष्य के शरीर की दशा है। अब ये जो घबराहट है ना, ये क्या है? ये भाव है अंदर का। उसी तरह ये मिठास है, ये गुण है, और सुंदरता है, ये भी गुण है। पशुत्व है, ये भी गुण है। चंचलता भी क्या है? गुण है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। यहाँ उदाहरणांतर्गत दिए गए सभी शब्द गुण, दशा आदि भावों का ही प्रकटन करते हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। फिर इसका चौथा भेद आता है समुदायवाचक संज्ञा। यद्यपि इस भेद की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत की जा सकती है, तथापि अनेक व्याकरण इसे एक पृथक भेद मानकर इसे परिभाषित करते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि जिन पदों से समूह का बोध होता है उन्हें समुदायबोधक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? समुदायवाचक संज्ञा में क्या आता है? जिसमें क्या हो? समूह हो, यानी कि इकट्ठे हो। जैसे कोई भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको बोलते हैं समुदाय। अब जैसे सेना है तो सेना एक दल है ना, पूरा इकट्ठा है। उसी तरह कोई दल है, जैसे पार्टियां होती हैं। उसी तरह समिति होती है, जैसे अपने विद्यालय की समिति है, उसमें कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। कहीं पे कोई सभा होती है तो वहाँ भी कुछ लोग होते हैं। कोई परिषद होता है, संघ होता है, तो ये सारे क्या आते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर इसका पांचवां जो भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से पता चलता है, द्रव्य जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे पानी जैसे पदार्थ होते हैं या कठोर पदार्थ होते हैं, वो सब इस भेद में आएंगे। यद्यपि सभी पदार्थ व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा पदों में आ जाते हैं, तथापि कुछ विद्वान पदार्थों को भिन्न महत्व देते हुए संज्ञा के इस भेद का पृथकत्व प्रतिपादित करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा द्रव्यों पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्य या पदार्थ बोधक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब जैसे सोना, चांदी, लोहा, घृत मतलब घी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, ये जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पांचवा पाठ था संज्ञा। अब इसके ये प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा शब्दों को किस श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है? दूसरा प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिख के समझानी है। तीसरा है, संज्ञा के भेदों को नाम लिखने हैं। और चौथा, एक सारणी बनानी है और इनको उचित खानों में लिखना है, यानी कि ये कौन से भेद के शब्द हैं वो लिखना है। तो ये सारा जो प्रश्नों के उत्तर है ना, मैं आपको इस वीडियो के साथ में PDF बना के भेज रहा हूँ। तो आप सभी भैया बहन क्या करेंगे, हिंदी की जो हमारी ग्रामर की पुस्तक है, हमारे ग्रामर की जो लगाई हुई है ना हमने दूसरी कॉपी हिंदी व्याकरण की, सेकंड जिसको हम हिंदी बोलते हैं, उस सेकंड हिंदी के कॉपी में अपने को ये पांचवा पाठ पूरा करना है। तो आज आपका ये एग्री करे कि आप 5 पाठ पूरा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।